नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी इस खास बातचीत में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो दुनिया भर में काफी लोगों को सोचने पे मजबूर किया है। इकिगाई, खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य। हाँ, एक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मोरालेस की ये किताब काफी पॉपुलर हुई है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस पर आधारित कई स्रोत हैं, रिव्यूज हैं, समरी हैं और जो इसके मेन आइडियाज हैं उन पर भी काफी चर्चा है। तो आज हमारा इरादा है कि हम इकिगाई के इस कॉन्सेप्ट को, मतलब इसके फलसफे को थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, देखें कि किताब क्या कहती है असल में। और ये भी कि ये जो आइडियाज हैं ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद कुछ नयापन ला सकते हैं या नहीं। सही, तो शुरू करते हैं। हाँ चलिए। तो सबसे पहले ये शब्द ही इकिगाई, इसका मतलब क्या है? मतलब सुनने में आता है जीने का कारण। हाँ बिल्कुल, ऊपरी तौर पर इसका यही मतलब है, जीने की वजह या वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं। ठीक है। पर ये सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसके पीछे एक काफी गहरा, मतलब एक प्रैक्टिकल फलसफा है। अच्छा। ये सिर्फ एक अच्छा सा विचार नहीं है, बल्कि इसे जीने का एक तरीका माना जाता है जापान में। किताब में ना जापान के ओकिनावा जैसे द्वीपों का उदाहरण दिया गया है। ये जगह ब्लू जोन के नाम से भी जानी जाती है। हाँ, मैंने सुना है ब्लू जोन के बारे में, जहाँ लोग बहुत लंबा जीते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा शतायु, मतलब 100 साल से ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। कमाल है। और इसका एक बड़ा कारण या श्रेय कह लीजिए, उनके अपने इकिगाई को पहचानने और उसे रोज जीने को दिया जाता है। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ ज्यादा साल नहीं जीते, बल्कि उन सालों को काफी एक्टिव और खुश रहकर जीते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब लंबी उम्र का राज सिर्फ खाने पीने या कसरत में नहीं, बल्कि लाइफ में एक मकसद होने में भी है। एग्जैक्टली। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि अगर आपके पास एक क्लियर इकिगाई है, एक मकसद है, तो वो न सिर्फ आपको मेंटल पीस और खुशी देता है, बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ और लंबी उम्र में भी मदद करता है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है, इसका असर सीधा बॉडी पर होता है। हाँ बिल्कुल, यहीं से बात और गहरी होती है। और किताब ये भी कहती है कि इकिगाई कोई बहुत बड़ी, कोई ग्रैंड चीज हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, अक्सर ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में मिल जाता है, जैसे अपने बगीचे में काम करना या पोते पोतियों के साथ खेलना, कोई नया हुनर सीखना या अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना। इम्पोर्टेंट ये है कि वो काम आपको पूरी तरह इन्वॉल्व कर लें। हाँ। किताब में इसे फ्लो की अवस्था कहा गया है, जहां आप टाइम का होश खो देते हैं और उस काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। अच्छा, ये फ्लो स्टेट, ये तो सुना है मैंने। तो ये इकिगाई का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल। इसमें काफी बात होती है। हाँ, वो मॉडल काफी पॉपुलर हो गया है इकिगाई को समझने के लिए। हालांकि कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल जापानीज सोच से थोड़ा अलग है। अच्छा। पर किताब इसे एक यूजफुल तरीके की तरह पेश करती है। इसमें बेसिकली 4 सर्कल या दायरे हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। क्या है वो? पहला है, आप किस चीज से प्यार करते हैं, मतलब क्या करने में आपको मजा आता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं, आपके स्किल्स क्या है, आपका टैलेंट क्या है। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट। और चौथा, आपको किस चीज के लिए पैसे मिल सकते हैं, आपकी कौन सी स्किल्स या सर्विसेज ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। तो किताब के मुताबिक जहां ये चारों दायरे मिलते हैं, वो आपका इकिगाई है। वो स्वीट स्पॉट जहां आपका पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन सब एक साथ आ जाते हैं। अच्छा। पर हाँ, ये जरूरी नहीं कि इकिगाई हमेशा पैसे कमाने से ही जुड़ा हो। ओकिनावा में बहुत से लोगों के लिए उनका इकिगाई उनकी कम्युनिटी, फैमिली या हॉबी से जुड़ा होता है। सही। पर ये मॉडल खुद को समझने और लाइफ में बैलेंस खोजने में हेल्प कर सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प फ्रेमवर्क है। ये सिर्फ ये नहीं सोचने को कहता कि हमें क्या पसंद है, बल्कि ये भी कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं और मतलब कैसे जी सकते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ पैशन फॉलो करना नहीं है, बल्कि उसे पर्पस और प्रैक्टिकलिटी से जोड़ना है। अच्छा, तो ये समझने के बाद कि इकिगाई क्या है और इसे कैसे ढूंढा जा सकता है, इसके फायदों के बारे में किताब क्या कहती है? मेंटल हेल्थ की बात तो हुई, पर वो फिजिकल हेल्थ वाला एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो पहलू वाकई में मतलब चौंकाने वाला है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि लाइफ में एक मकसद होने का सीधा फिजिकल असर होता है। जब हमारे पास जीने की एक वजह होती है, तो ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। और हम जानते हैं कि लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस बॉडी के लिए कितना नुकसानदायक है। हाँ बिल्कुल।
ये स्ट्रेस बॉडी में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं को तेज कर सकता है और ये सूजन कई क्रॉनिक बीमारियों से जुड़ी है जैसे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर भी। तो आप कह रही हैं कि एक क्लियर पर्पस होना एक्चुअली हमारी बॉडी की इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है। हाँ, रिसर्च इसी तरफ इशारा करती है। एक पर्पसफुल लाइफ जीने से स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल उनका लेवल कम रह सकता है। अच्छा। और कम स्ट्रेस मतलब कम इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा कुछ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि जीवन में उद्देश्य की भावना शायद सेल डेथ की प्रक्रिया को भी कंट्रोल करने में भूमिका निभा सकती है, खासकर इम्यून सिस्टम के सेल्स के लिए। ओह। आसान शब्दों में कहें तो जब मन में मकसद होता है, शांति होती है, तो शरीर भी बेहतर काम करता है और खुद को रिपेयर कर पाता है। ये माइंड बॉडी कनेक्शन को दिखाता है। ये जानना तो मतलब कमाल का है। आजकल की जो भागदौड़ भरी लाइफ है, जहाँ स्ट्रेस इतना कॉमन है, हाँ। ये सोचना कि अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढकर हम अपने फिजिकल हेल्थ पर इतना पॉजिटिव असर डाल सकते हैं, हाँ। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल आइडिया है। बिल्कुल, ये वेलनेस का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। सही कहा। और ये सिर्फ इंडिविजुअल पर्पस तक ही सीमित नहीं है। हाँ। किताब जापानी संस्कृति के, खासकर ओकिनावा की संस्कृति के 2 और इम्पोर्टेंट पहलुओं पर जोर देती है। कौन से? सादगी यानी सिंप्लिसिटी और समुदाय यानी कम्युनिटी। ये दोनों भी इकिगाई और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। सादगी और समुदाय, ये आजकल की हमारी लाइफस्टाइल से तो काफी अलग लगते हैं, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी और इंडिविजुअलिज्म ज्यादा है। किताब क्या कहती है इनके बारे में? किताब बताती है कि सादगी का मतलब है गैर जरूरी चीजों से छुटकारा पाना, जो वाकई में मायने रखता है उस पर फोकस करना। ये सिर्फ फिजिकल चीजों पर नहीं बल्कि मेंटल क्लटर पर भी लागू होता है। कम चीजों के साथ जीना, नेचर के करीब रहना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये सब स्ट्रेस कम करते हैं, मेंटल क्लैरिटी लाते हैं। अच्छा। और कम्युनिटी का मतलब है मजबूत सोशल बॉन्ड्स होना। ओकिनावा में मोआई नाम की एक परंपरा है। मोए? हाँ, मोए। ये बेसिकली सोशल सपोर्ट ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। ये ग्रुप लोगों को इमोशनल, सोशल और कभी-कभी फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं। पूरी जिंदगी? हाँ, अक्सर जिंदगी भर साथ निभाते हैं। ये जो अपनेपन की भावना है ना, ये अकेलेपन को दूर करती है, जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ये मोआई वाला आइडिया तो जबरदस्त है। मतलब एक सोशल सेफ्टी नेट जो हमेशा आपके साथ है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इकिगाई सिर्फ अकेले ढूंढने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे कम्युनिटी के साथ जिया जाता है। सही कहा। और किताब एक्टिव रहने और हेल्दी खाने पर भी बात करती है ना? हाँ बिल्कुल। पर ये उस तरह की बातें नहीं है जैसे वेस्टर्न फिटनेस गुरु बताते हैं। अच्छा, कैसे अलग है? एक्टिव रहने का मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के एक्टिविटीज में फिजिकली बिजी रहना है, जैसे गार्डनिंग, चलना, डांस करना या हल्का योग। नेचुरल मूवमेंट। हाँ, ओकिनावा के बुजुर्ग अक्सर अपने खेतों या बगीचों में काम करते रहते हैं, इससे वो नेचुरली एक्टिव रहते हैं। ठीक है। इसी तरह हेल्दी खाने का मतलब है ताजा, लोकल और ज्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट लेना। ओकिनावा की ट्रेडिशनल डाइट में सब्जियां, साबुत अनाज, सोया प्रोडक्ट्स, मछली, ये सब ज्यादा होता है। प्रोसेस्ड फूड और चीनी बहुत कम होती है। सही। ये आदतें भी लंबी और हेल्दी लाइफ में मदद करती हैं और इकिगाई को जीने के लिए फिजिकल एनर्जी देती हैं। ये सब मिलकर एक पूरी लाइफस्टाइल बनाते हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है। पर्पस, फ्लो, सादगी, कम्युनिटी, एक्टिविटी और न्यूट्रिशन सब आपस में जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जब हमने किताब के मेन आइडिया समझ लिए हैं, तो लोगों का रिएक्शन क्या रहा है इस किताब पर? रिव्यूज क्या कहते हैं? क्या ये पसंद आई लोगों को? रिएक्शन ज्यादातर तो पॉजिटिव ही रहा है, लेकिन हाँ, कुछ क्रिटिसिज्म भी है। ओके। ज्यादातर लोग किताब की भाषा की बहुत तारीफ करते हैं। कहते हैं कि ये बहुत सिंपल, क्लियर और इंस्पायरिंग स्टाइल में लिखी गई है। पढ़ना आसान है। ये कोई भारी भरकम सेल्फ हेल्प किताब जैसी नहीं लगती। अच्छा। कई पढ़ने वालों ने कहा कि इसने उन्हें वाकई अपनी लाइफ के मीनिंग और पर्पस के बारे में गहराई से सोचने पे मजबूर किया। हाँ, आजकल की तेज जिंदगी में हम रुककर ये सवाल पूछते ही कहाँ हैं? वही बात है। तो ये किताब उस प्रोसेस को शुरू करने में मदद करती है। और जो कहानियां दी गई हैं ओकिनावा के लोगों की, उनका कैसा असर रहा? वो बहुत इफेक्टिव रही हैं। उन 100 साल के लोगों की कहानियां पढ़ना, ये जानना कि वो कैसे जीते हैं, उनका इकिगाई क्या है, चाहे वो मछली पकड़ना हो या बुनाई करना या अपने परपोतों की देखभाल करना, ये सब बहुत इंस्पायर करता है। ये दिखाता है कि इकिगाई सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जीती जागती सच्चाई है। सही। इससे पढ़ने वालों को यकीन होता है कि वो भी अपनी लाइफ में मीनिंग और पर्पस ढूंढ सकते हैं,
चाहे उनके हालात जैसे भी हों। ये कहानियां किताब को रियल और रिलेटेबल बनाती हैं। ये तो ही अच्छी बात है, लेकिन आलोचनाएं क्या हैं? कुछ कमियां भी बताई गई हैं। हाँ, कुछ कॉमन क्रिटिसिज्म्स भी हैं। सबसे मेन ये है कि ये किताब ये तो बहुत अच्छे से बताती है कि इकिगाई क्या है और क्यों जरूरी है, पर इसे कैसे खोजा जाए इस पर ज्यादा प्रैक्टिकल गाइडेंस या स्टेप्स नहीं बताती। अच्छा, मतलब हाउ टू वाला पार्ट मिसिंग है थोड़ा। हाँ, कुछ पढ़ने वालों को लगा कि उन्हें इकिगाई ढूंढने की कोई क्लियर प्रोसेस या एक्सरसाइज मिलेगी जो उन्हें नहीं मिली। ऐसा लगता है कि किताब इंस्पायर करने पर ज्यादा फोकस करती है बजाय एक डिटेल गाइड बनने के। समझ गया। तो क्या और क्यों पर ज्यादा जोर है, कैसे पर कम? ये अक्सर होता है ऐसी किताबों में। और कोई आलोचना? एक और बात जो कुछ रिव्यूअर्स ने उठाई वो ये कि किताब में कुछ बातें जैसे एक्टिव रहना, हेल्दी खाना, सोशल होना, ये थोड़ी जानी पहचानी सी लगती हैं। हाँ, ये तो कॉमन वेलनेस एडवाइस है। बिल्कुल। तो उन्हें लगा कि इन जनरल टिप्स को दोहराने के बजाय किताब को इकिगाई की यूनिक जापानीज कॉन्सेप्ट पर और गहराई में जाना चाहिए था। मतलब फिलोसॉफिकल या कल्चरल एंगल पर और फोकस हो सकता था। इकिगाई की ओरिजिनल जापानी समझ का एक सिंप्लीफिकेशन है जो शायद पूरी बात नहीं बताता। ये आलोचनाएं भी अपनी जगह ठीक लगती हैं। शायद किताब का मकसद एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है ना कि एक पूरी गाइड बनना। हाँ, शायद यही बात है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये किताब किस तरह के रीडर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? सोर्सेज बताते हैं कि ये किताब उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन या मीनिंग ढूंढ रहे हैं। जो लोग रोजमर्रा की भाग दौड़ से बोर हो गए हैं या जिन्हें लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, उनके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन सकती है। ठीक है। ये उन लोगों के लिए भी यूजफुल है जो लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, काम, हॉबी, रिश्ते, हेल्थ, इन सब के बीच। अगर कोई जापानी फिलॉसफी के जरिए अपनी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने में इंटरेस्टेड है तो उसे ये किताब पसंद आएगी। ये बेसिकली उन लोगों के लिए एक जेंटल इंट्रोडक्शन है जो सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू करना चाहते हैं और ये सवाल पूछना चाहते हैं कि मेरे लिए वाकई में क्या इम्पोर्टेंट है। तो एक तरह से ये किताब हमें जगाती है, हमें अपने अंदर देखने के लिए इंस्पायर करती है। हाँ, और शायद वो सवाल पूछने में मदद करती है जो हमने बहुत टाइम से खुद से नहीं पूछे हैं। भले ये सारे जवाब ना दे, पर सही सवाल पूछने की दिशा दिखा सकती है। बिल्कुल सही कहा। ये आपको उस सफर पर निकलने के लिए इनकरेज करती है। और क्या पता है इकिगाई खोजने की ये जो प्रोसेस है ये खुद ही एक इकिगाई बन जाए। मतलब मीनिंग की तलाश ही लाइफ को मीनिंग दे दे। हाँ, बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि इकिगाई किताब हमें लाइफ में पर्पस ढूंढने के जापानी सीक्रेट से मिलवाती है और ओकिनावा के लंबी उम्र वाले लोगों से इंस्पिरेशन लेती है। एक्टिविटी और हेल्दी आदतें भी इस पजल के इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। सही। किताब इंस्पायर करने में कामयाब है। हालांकि कुछ रीडर्स को इसमें अपना इकिगाई खोजने के लिए और ज्यादा प्रैक्टिकल गाइडेंस की कमी महसूस हो सकती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं बल्कि मीनिंगफुल और बैलेंस्ड होनी चाहिए। हर दिन जीने की एक वजह होना, शायद यही इकिगाई का असली मतलब है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सोचने वाला सवाल उठता है जो हमारे सोर्सेज में भी झलकता है। क्या? किताब ओकिनावा की खास कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर पे बहुत जोर देती है। वहाँ के मजबूत कम्युनिटी बॉन्ड्स, वो मोआई, नेचर से करीबी, लाइफ की धीमी रफ्तार। हाँ, ये सब बातें हैं। तो सवाल ये है कि क्या इकिगाई का ये मॉडल जो उस खास माहौल में इतना कामयाब है, क्या वो हमारे अपने समाजों में जो अक्सर ज्यादा अर्बन, फास्ट पेस्ड और इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं उतनी ही आसानी से लागू हो सकता है? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या हम उन प्रिंसिपल्स को अपनी अलग सिचुएशंस में ढाल सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या जीने का कारण खोजना एक यूनिवर्सल ह्यूमन जरूरत है जिसे किसी भी कल्चर या माहौल में पाया जा सकता है? हाँ। या फिर इसे पनपने के लिए ओकिनावा जैसा सपोर्टिव माहौल और लाइफस्टाइल वाकई जरूरी है? शायद पश्चिम के व्यक्तिवाद और पूरब के समुदाय केंद्रित नजरिए में इकिगाई के मायने और उसे पाने के तरीके अलग-अलग हों। हो सकता है। शायद इकिगाई की खोज हर इंसान और हर समाज के लिए थोड़ी अलग होती है, जिसे अपने कॉन्टेक्स्ट में ही समझना और बनाना पड़ता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस पर सोचना यकीनन दिलचस्प होगा।